फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बकिंघम पाई थ्योरम। और बकिंघम पाई थ्योरम को हम लोग समझने से पहले, इसको समझने के लिए बेसिकली ज्यादातर एक क्वेश्चन का हेल्प लेंगे तो हमें चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। तो ये हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे और इसी क्वेश्चंस के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। बट इसके जो पहले बेसिक पॉइंट है वो मैं आपसे डिस्कस कर लूं क्या, कि देखिए जो बकिंघम पाई मेथड है ये बेसिकली तब आया हुआ था जब आपके नंबर्स ऑफ वेरिएबल काफी ज्यादा हो जाए इन द सेंस जब 3 से ज्यादा वेरिएबल्स हो जाते उस कंडीशन में लगाते हैं हम लोग। लेकिन अभी ये इतना कन्वीनियंट मेथड है कि आप इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कम हो ज्यादा हो जैसा भी हो आप इस चीज को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो बात है इसको अप्लाई कैसे करते हैं और किस तरीके से सॉल्व किया जाता है इसको समझते हैं। तो इसको समझने से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग देखते हैं, देखिए कभी भी आपको बकिंघम पाई मेथड के लिए अगर जाना हो तो स्टेप बाय स्टेप इसमें मूव करेंगे। लेकिन उससे पहले दो चीजों को समझते हैं क्या। एक तो होता है दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, एक जो हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये हमको समझना जरूरी है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी को लेकर, तो फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब जो हमारे यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स हमारे किसमें होते हैं, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, ये आपका एम एल टी, यही तो होता है हमारे पास डायमेंशन। अच्छा, यहाँ पर जो आपका m है, l है, t, m क्या है, मास आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, l आपका लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और t आपका टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ये हम लोग जो बात कर रहे हैं तो पूरे के पूरे जैसा भी हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का सीरीज चल रहा है तो इस फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे HMT हीट एंड मास ट्रांसफर में तो वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर वाला भी पैरामीटर आ जाता है। तो वहां पर एम एल टी के साथ हम लोग, टी तो ऑलरेडी हमारा टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वहां हम लोग थीटा को उठाते हैं तो वहां पर हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल 4 मिलता है HMT में। अब आते हैं हम लोग FM पे, तो FM के केस में फ्लूइड मशीनरी में आपका क्या है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है ये फिक्स है कि हमेशा कितनी क्वांटिटी मिलेगी, 3 क्वांटिटी मिलेगी। फिजिकल क्वांटिटी का वो मतलब है कि जितनी क्वांटिटी आपको क्वेश्चंस में दी हुई है दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो डिस्चार्ज क्यू दिया है, डाया दिया है, एच है, रो है, म्यू है, अभी मैं इस पे आ ही रहा हूं तो वो हमारी क्या होगी, पूरी की पूरी फिजिकल क्वांटिटी होगी और इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है, पाई टर्म्स रिप्रेजेंट होता है। तो अभी आपको फिजिकल क्वांटिटी मतलब जितने क्वांटिटी आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है उठा के उसको लिख देना है। फंडामेंटल क्वांटिटी हमेशा क्या होगा, इस केस में फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको 3 मिलेगा। तो अब देखिए हम लोग 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं तब हमें चीजें समझ में आएंगी। तो सबसे पहला सॉल्यूशन में देखते हैं, तो सॉल्यूशन में हम लोग स्टेप 1 की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है तो इसमें स्टेप 1, इस पे सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं स्टेप 1 की तरफ। और स्टेप 1 हमको क्या बोलता है, ठीक है, आपको जो कोरिलेशन आया हुआ है वो हमको निकालना है, मतलब कोरिलेशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कोरिलेशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे रिप्रेजेंटेशन या एक्सप्रेशन में, तो देखिए आपको क्या क्या दिखेगा यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो देखिए अब हम लोग एक बार क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। द डिस्चार्ज क्यू पासिंग थ्रू एन ओरिफिस, ओरिफिस से कोई आपका जो डिस्चार्ज हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ओरिफिस डाया है तो यहाँ पर लिखते जाइए। फर्स्ट आपका जो डिस्चार्ज थ्रू ओरिफिस है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ हमने लिख दिया है क्यू, दैट इज द फंक्शन ऑफ, किसका किस पे डिपेंड कर रहा है, पहला आपका डिपेंड कर रहा है डाया पे, नेक्स्ट आपका कांस्टेंट हेड एच पे, नेक्स्ट आपका डिपेंड कर रहा है डेंसिटी पे रो, नेक्स्ट आपका विस्कोसिटी है म्यू, और कुछ है क्या, म्यू ऑफ द फ्लूइड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जी। क्लियर है यहाँ पर। तो ये आपको जो मिला हुआ है मतलब हमको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है चीजों को। क्लियर, ये आपको बोला हुआ है डिराइव अ फंक्शनल रिलेशनशिप फॉर क्यू इन टर्म्स ऑफ ऑल वेरिएबल, क्यू की वैल्यू और वेरिएबल के टर्म्स में निकालनी है।
तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो टोटल मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, क्या बताया था, जितना आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है वो सभी के सभी आपके फिजिकल क्वांटिटी होंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी आपको कितनी दिख रही, 1 2 3 4 5 6, क्यू को भी इंक्लूड करना है, ध्यान रखिएगा। टोटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, 6। कौन कौन से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्यू है, डी, एच, रो, म्यू, जी, यही तो हमारे पास है, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आई हुई है। तो मान लीजिए कि सपोज मैं इसको m लिखता हूं, मतलब m इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, 6। नंबर ऑफ फंडामेंटल वेरिएबल्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ फंडामेंटल वेरिएबल आपको कितने दिखेंगे, नंबर ऑफ फंडामेंटल वेरिएबल, ये आपको कैलकुलेट नहीं करना, ये आपको फिक्स है यहाँ पर 3। तो यहाँ पर फंडामेंटल वेरिएबल इसको हम लोग n लिखते हैं और n इक्वल टू होता है क्या, 3। तो अब आपको क्या है यहाँ पर पाई का इक्वेशन फॉर्म करना है, और पाई का इक्वेशन जब फॉर्म होगा तो नंबर्स ऑफ पाई टर्म्स कितने बनेंगे ये यहाँ से आपका डिसाइड होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, दैट इज द नंबर ऑफ पाई टर्म्स। तो नंबर ऑफ पाई टर्म्स हमारे पास कितना हो जाएगा, n। m देखिए m हमारे पास 6 है, तो इसमें हमने लिख दिया m माइनस m। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा 6 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 3। मतलब टोटल मेरे पास यहाँ पर 3 पाई टर्म्स बनेंगे। ये चीज आपको क्लियर हुआ। तो अब ये हमारे पास स्टेप 1 था, अब हम लोग स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या है, पाई वाला फंक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में हमारे पास क्या है, राइटिंग पाई टर्म्स, राइटिंग पाई टर्म्स। ये जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो ये स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट हमें समझना है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये आपका फर्स्ट स्टेप था, दिस इज द सेकेंड स्टेप। और पाई टर्म्स में अगर आप बात करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर पाई टर्म्स में देखिए इस तरीके से लिखा जाता है, फंक्शन ऑफ पाई टर्म्स टोटल 3 बनेंगे। ये पाई टर्म्स जो है ये 3 बनेंगे। तो इसको हमने लिखा पाई 1, फिर हमने लिखा पाई 2, फिर हमने क्या लिखा, पाई 3 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ में आया, पाई 1 पाई 2 पाई 3, और ये हमारा क्या आ गया, कांस्टेंट। C1 ले लो या C ले लो, जो भी आपको कांस्टेंट मिला हुआ है। तो ये हमारे पास पाई टर्म्स क्रिएट हो चुका है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमारे पास पाई टर्म्स आया हुआ है तो इंडिविजुअली हमारा क्या है, कैलकुलेशन चलेगा पाई टर्म्स के लिए। लेकिन उससे पहले हमारे पास ये पाई 1 पाई 2 पाई 3 मतलब 3 आपके पाई टर्म्स जो आपके रिप्रेजेंट करना है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे, इस चीज को समझना है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं पाई 1 को लेके बात करूं तो पाई 1 आपका क्या होगा, यहाँ पर ये आपका फर्स्ट पाई 1। तो पाई 1 इक्वल टू, हमको देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ लोग क्या है गलती करते हैं। ये जो हमारे पास टोटल कितने 6 पैरामीटर है, ये हमारे पास टोटल 6 पैरामीटर है, ये आपका डी है। टोटल 6 पैरामीटर में मुझे क्या करना है, 3 पैरामीटर को उठाना है। और जो 3 पैरामीटर उठाओगे, कई लोग बोलते हैं कि इसमें से कोई भी पैरामीटर ले लो, ऐसा नहीं होता है। इसमें से आपको वो पैरामीटर चूज करना है जिसकी प्रॉपर्टी आपकी अलग अलग है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखो डी आपका डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एच भी तो डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों अगर डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कोई एक उठाओगे, या तो डी उठाओगे या एच उठाओगे। दूसरा चीज ये हमारे पास क्या है, दिस इज द डेंसिटी, और ये क्या है हमारे पास विस्कोसिटी है ना। तो या तो आप डेंसिटी उठाओ या आप विस्कोसिटी उठाओ, क्योंकि दोनों क्या आपकी फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। और ग्रेविटी की बात करेंगे तो ये आपकी फ्लो की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से चीजों को लेना है ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो इस चीज को देखिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। हमारे पास जो वेरिएबल है देखिए Q है, D है, H है, रो है, म्यू है, G है, यही है ना। तो यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी को क्यों उठा रहा हूँ ये आपको बता रहा हूँ। देखिए ये जो आपका D है ना, ये आपका क्या है, डायमेंशंस है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डायमेंशंस है। अगर रो या म्यू से कोई भी एक उठा लो, तो जैसे मान लो मैं रो उठा लेता हूं तो ये आपकी क्या है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, ठीक है। दिस इज द फ्लूइड प्रॉपर्टी, ठीक है। दोनों में से एक ही उठाओगे और ये आपके पास क्या बनेगा, दिस इज द फ्लो प्रॉपर्टी, ठीक है, जो आपको फ्लूइड को क्या है, फ्लो कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए मैं पाई 1 अगर आपको लिखना चाहता हूँ तो ये हमारे पास 3 टर्म्स बने। तो ये 3 टर्म्स मैं कौन कौन से सेलेक्ट कर रहा हूँ, डी को सेलेक्ट कर रहा हूँ, रो को सेलेक्ट कर रहा हूँ और जी को सेलेक्ट कर रहा हूँ, यही तो है।
मतलब यहाँ पे देखोगे तो डी रो जी, कोई भी टर्म्स आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसमें कौन कौन से टर्म्स बच गए हैं, एक आपका क्यू बचा है, एक आपका एच भी बचा हुआ है और एक आपका म्यू बचा हुआ है, यही है ना। तो देखिए पाई टर्म्स को रिप्रेजेंट करना है तो पाई 1 को हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हम लोग देखेंगे, देखिए डी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जी और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रो, वही डी रो जी वही चीज है। यहाँ पे हमने पावर लिख दिया, यहाँ पर A1 लिख दिया, इसका पावर हमने B1 लिखा, इसका पावर हमने C1 लिखा, ठीक है। ये हमने 3 पैरामीटर, ये 3 क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी नंबर ऑफ पाई टर्म्स क्या बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमको बेसिकली 3 पैरामीटर ही उठाना पड़ता है, A1 B1 C1, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास वेरिएबल है Q है, H है और म्यू है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, दिस इज द Q, क्लियर। ये आपका पाई 1 टर्म्स बना। इसी तरीके से पाई 2 बनाएंगे। पाई 2 कैसे बनाएंगे बताइए, ये आपको बनेगा D, तो D की पावर आपको क्या मिल जाएगा, A2 इंटू G की पावर आपको क्या मिल जाएगा, B2 इंटू रो की पावर आपको क्या मिल जाएगा, C2, यही तो होगा। और Q के बाद नेक्स्ट हमारा पैरामीटर H आया हुआ है। उसी तरीके से पाई 3 टर्म्स बनेगा। ये आपका कैसे बनेगा, ये आपका बनेगा D की पावर A3 इंटू G की पावर आपको क्या मिलेगा, B3 इंटू रो की पावर आपको क्या मिलेगा, C3, यही तो मिलेगा। और यहाँ पर आपको फाइनली क्या बना, म्यू, ये जो आपका क्या है डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू। तो ये हमारे पास जो चीजें आई हुई है, ये सॉरी डायनेमेटिक विस्कोसिटी है, तो ये हमारे पास पाई 1 पाई 2 पाई 3, तो ये हमारे पास सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुआ, क्रिएटिंग पाई टर्म्स, क्लियर है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेशन करना है पाई टर्म्स के लिए, मतलब ये जो आपकी वैल्यू है किस तरीके से निकलेगी। तो स्टेप 3 की तरफ मूव करते हैं और स्टेप 3 में हम लोग देखते हैं क्या, कैलकुलेशन ऑफ पाई टर्म्स, कैलकुलेशन ऑफ पाई टर्म्स, ठीक है। तो पाई टर्म्स में आपको क्या क्या चीजें दिखेगी और किस तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा, इस चीज को देखिए। पाई 1 जो आपका डायमेंशनलेस फॉर्मूला है, क्लियर है। अच्छा डी जी रो, ये सबको हम लोग MLT के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्या क्या दिखेगा, एक बार बताइए। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास D है, G है, रो है। D का डायमेंशंस की अगर बात करेंगे तो D का डायमेंशंस आपको क्या है, D इज द डाया, ठीक है। मेरे पास डायमेंशन कौन कौन सा है, 3 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, MLT, तो D को रिप्रेजेंट किससे करोगे, L से करोगे, तो D के जगह हम लोग L की पावर A1 हो जाएगा। G की बात करेंगे तो देखिए G क्या होता है आपका, डेट इज द मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं L से, सेकेंड स्क्वायर तो T-2 हो जाएगा, क्लियर। अगर मैं रो की बात करूं तो रो इज द डेंसिटी, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है हमारे पास, डेट इज द kg पर मीटर क्यूब, यही तो है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो kg पर मीटर क्यूब, kg के लिए आपका हो जाएगा m और मीटर के लिए आपका आ जाएगा लेंथ, तो ml-3, यही तो होगा। बस इसी चीज को हमको यहाँ पे लिखना है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर। अब हम लोग देखिए पाई 1 तो आपका डायमेंशनलेस है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए m0 l0 t0, क्लियर, इक्वल टू, यहाँ पर आइए d के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, d के लिए लिखेंगे l, तो यहाँ पर आया l की पावर A1 इंटू नहीं नॉर्मल, ये G के लिए आपको क्या मिलेगा, LT-2, तो ये आपको मिला LT-2, ठीक है। इसका पावर आपको क्या दिखेगा, B1, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करने का तरीका है सर, ठीक है। डेंसिटी रो ML-3, तो ये हमको दिखा ML-3, और यहाँ पे आप देखोगे तो इसका पावर आपको क्या दिखेगा, C1 दिखेगा, क्लियर है यहाँ तक। अब आप क्या ये बताइए, अच्छा Q तो आपका रह गया, Q की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, अच्छा Q क्या होता है आपका, मीटर क्यूब पर सेकंड, यही तो होता है। Q आपका क्या होता है, दिस इज द मीटर क्यूब पर सेकंड, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, L3T-1, यही होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, दिस इज द L3T-1, ये L3T-1, क्लियर है यहाँ तक। तो ये देखिए हमारे पास MLT हमारे पास 3 है, तो देखिए ABC और MLT 3 इक्वेशन 3 अननोन है, तो कैसे सॉल्व हो जाएगा, इसको हम लोग पावर के फॉर्म में लेके सॉल्व करते हैं। किस तरीके से, जैसा हमने पाई 1 दिया ठीक इसी तरीके से पाई 2 सॉल्व करना है, पाई 3 सॉल्व करना है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट इजी है, टफ नहीं है। तो अगर मैं बात करूं L के लिए, तो यहाँ पर L के पहले तो M के लिए कैलकुलेट कर लो, फॉर M, तो M के लिए आपको क्या दिखेगा, देखो M की पावर यहाँ 0 है
और यहाँ m की पावर कुछ नहीं है, खत्म। यहाँ भी m कुछ नहीं है, यहाँ पर m क्या है, m की पावर 1 और c1 है, तो ये आपको मिल गया c1, और यहाँ भी m कुछ नहीं है, छोड़ो, तो c1 की वैल्यू आ गई 0। अब आइए फॉर m के बाद l के लिए, l के लिए क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर 0 इक्वल टू l, यहाँ पर है a1, तो l की पावर a1 हो गया। यहाँ पर क्या है, l की पावर b1 है, तो ये आपको आ जाएगा प्लस ऑफ b1। यहाँ पर देखोगे तो -3 ऑफ c1, क्लियर। और यहाँ पे आएंगे तो प्लस आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज द 3। तो यहाँ पर देखिए a1 b1 c1 तीनों आ गया है, क्लियर। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर c1 की वैल्यू तो 0 पुट कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ तो यहाँ पर फॉर t के लिए, फॉर t, तो t के लिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये जो हमारे पास t है, तो t इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ पर ये t तो यहाँ है नहीं, -2 ऑफ b1, तो यहाँ पर हमने लिख दिया -2 ऑफ b1। यहाँ पर t नहीं है, यहाँ पर हमारा क्या है, डेट इज द -1। तो यहाँ पे जब आप निकालोगे b1, तो b1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ आएगा तो +1/2। अच्छा यहाँ माइनस के साथ आएगा क्योंकि एक माइनस इधर है, ठीक है। तो b1 की वैल्यू माइनस क्या है आपको 1/2, यहाँ अलग से लिख देता हूँ, -1/2। तो c1 की वैल्यू 0, यहाँ उठा के रखिए तो आपको क्या मिलेगा, 0 इक्वल टू a1 की वैल्यू तो हमको निकालनी है, प्लस b1 की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/2 -3c1, तो c1 की वैल्यू तो 0 है, और ये आपको मिल गया क्या, +3। तो a1 जो आपको आएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5/2 आएगा, और 5/2 जो आपका आएगा प्लस में आएगा, और इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस हो जाएगा। तो a1 की वैल्यू डेट इज द -5/2। अब ये तीनों वैल्यू उठा के आप क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे π1 वाले टर्म्स पे। तो जब π1 वाले टर्म्स पे आप रखोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर रखेंगे कहाँ पर, इस कंडीशंस पे ये, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, दिस इज द π1 इक्वल टू, बताओ क्या क्या दिख रहा है हमको, d1, तो d1 की पावर a1 कहाँ पर है, a1 हमारे पास क्या है, 5 तो ये हमारे पास आया, दिस इज द -5/2 इंटू g की पावर b1, g हमारे पास कितना आया हुआ है नहीं पता, b1 की पावर g1 की पावर b1 आया हुआ है -1/2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया -1/2। और c तो आप लिखो ना लिखो बराबर है, क्योंकि c1 0 आया हुआ है, तो ये आपका रो की पावर आया हुआ है क्या, 0, और बाहर में आपका क्या आया हुआ है, q आया हुआ है, क्लियर। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके π1 लिखना चाहता हूँ, तो π1 की वैल्यू क्या है, q तो आपका ऊपर है, ये दोनों नीचे आ जाएगा, तो q डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा d की पावर 5/2, ठीक है, इंटू g की पावर आपको क्या मिलेगा 1/2, यही तो है। तो ये जो आपको वैल्यू मिल रहा है, ये आपको π1 की वैल्यू मिल रही है। आपको करना क्या है, जैसा हमने π1 निकाला है वैसे ही π2 निकलेगा, π3 निकलेगा, और उस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखना है। तो सॉल्व कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। ये आपको π1 की वैल्यू मिल गया, कहानी क्लियर है। उसी तरीके से आप π2 के लिए मूव करते हैं। तो एक काम करो, अलग से मैं नहीं लिख रहा हूँ, जैसा हमने π1 है इसी पे हम लोग आते हैं π2 के लिए। π2 के लिए आओगे तो क्या मिलेगा, देखो स्टेप 3 π1 का हो चुका है, π2 के लिए 0 0 0 डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। यहाँ पे आप देखिए तो ये आपको मिलेगा l की पावर अब क्या हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, lt-2 आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा b2, और ये आपको क्या मिल जाएगा -3 है, तो ये आपको मिल जाएगा c2। और यहाँ पर आपका h है, तो h की यूनिट क्या, हाइट है, तो हाइट है तो उसकी यूनिट क्या आएगी, लेंथ आएगी। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, इसको l लिख दिया, क्लियर है यहाँ तक। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी। तो यहाँ पर आइए तो देखो, ये फॉर m के लिए यहाँ पर देखते हैं हमारा क्या क्या कैलकुलेशन बैठता है, ठीक है। m के लिए तो m के लिए अगर आप आओगे तो देखो यहाँ पर तो 0 है इक्वल टू, और देखो m यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ ये आपका है c2, तो c2 इक्वल टू आपको मिल गया 0। नेक्स्ट हम लोग आते हैं l के लिए, तो यहाँ पर फॉर देखिए फॉर l, तो l के लिए आपको यहाँ पर 0 है, तो 0 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, तो ये आपका l की पावर जो 0 आपको दिख रहा है, यहाँ पर l है, l की पावर देखो यहाँ a2 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया a2, और यहाँ पर प्लस l की पावर क्या है b2 है, तो प्लस हमने b2 लिख दिया है। तो और यहाँ पर -3c2 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया -3 ऑफ c2, क्लियर है। और यहाँ l की पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो +1 हो गया यहाँ पर,
ठीक है, तो इसमें आप सॉल्व करोगे A2 B2 C2, जिसमें C2 की वैल्यू मिल चुकी है लेकिन दो अननोन है। तो एक काम करिए, t के लिए आप क्या करिए, इक्वल कर लीजिए फॉर t। तो t के लिए आपका क्या क्या आएगा, देखो ये 0, तो ये 0 इक्वल टू लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड में -2 ऑफ B2, तो ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर -2 ऑफ B2, और आपका क्या आएगा -3 ऑफ C2, -3 ऑफ C2, यही तो है, और L तो आपका है नहीं। तो यहाँ से आप देखो C2 आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर C2 0 है, तो C2 अगर 0 है तो B2 भी आपको क्या मिल जाएगा 0, और B2 0 C2 0, B2 0 है C2 0 है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो A2, तो A2 की वैल्यू आपको देखो +1 था, तो ये आपको क्या मिल गया -1। क्लियर। तो इसमें नेक्स्ट हमारा जो π2 वाला टर्म्स बनेगा वो आप रखोगे यहाँ पर π2, तो π2 इक्वल टू आपको मिलेगा क्या, d की पावर -5/a, d की पावर क्या था A2, A2 हमारे पास कितना है -1, तो ये हमने -1 लिख दिया। बाकी g की पावर B2, तो g की पावर B2 तो 0 आया है, और आप देखोगे रो की पावर C2, तो ये भी आपका क्या आया है B2 0 C2 0, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट देखोगे यहाँ h की वैल्यू क्या आई है, L आई हुई है। तो यहाँ पर अगर आप निकालोगे π2 वाला टर्म्स, तो ये आपको क्या दिखेगा L/d, यही तो दिखेगा। तो ये हमको मिल गया π2। इसी तरीके से हमको क्या करना है, π3 वाला टर्म्स निकालना है। π3 वाले में आप देखोगे तो यहाँ पर देखो A2 के जगह हम क्या लिखेंगे A3, यहीं से लिख रहा हूँ, ये तो पूरा 0 है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे B3, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे C3, और म्यू, ये जो म्यू है इसकी यूनिट क्या होती है, म्यू की यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यही तो होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन को ब्रेक करिए, दिस इज द केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू हमारे पास है सेकेंड बाई मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा केजी और पर मीटर सेकेंड, यही तो मिल रहा है केजी पर मीटर सेकेंड। तो आप लिख सकते हो m, और मीटर को L-1 और t -1। तो यहाँ पर जो म्यू है, म्यू को हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमारे पास म्यू है उस म्यू को हम लोग लिखेंगे m L ऑफ -1 t ऑफ -1। क्लियर है यहाँ तक। तो ये कंडीशन आपको अगर क्लियर है तो देखिए यहाँ पर अब फिर से इक्वेट करते हैं। तो फॉर m के लिए करोगे तो 0, यहाँ m नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर m है तो C3, तो यहाँ पर आपको दिख गया C3, लेकिन यहाँ भी एक m है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है +1। क्लियर। तो फाइनली अगर यहाँ पे आप देखोगे तो C3 की वैल्यू मिलेगी, और C3 की वैल्यू आपको कितना मिलेगी, दिस इज द -1। अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पर, ये हमारा L के लिए, ये तो M के लिए था, फॉर L के लिए अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा 0, और 0 इक्वल टू क्या आएगा, ये आपको दिखेगा A3, L के लिए तो चल रहा है A3, यहाँ पर क्या आएगा +B3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया B3, और यहाँ पर क्या लिखा -3 ऑफ C3, और यहाँ पर L की वैल्यू -1। अब C3 तो पता है, लेकिन A3 B3 दो अननोन है, तो आप t के लिए कैलकुलेट करो। t के लिए कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर t के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 0, तो 0 इक्वल टू t यहाँ नहीं है, यहाँ पर देखो क्या मिलेगा आपको -2 ऑफ B3, यही तो है -2 ऑफ B3। और यहाँ पर t के लिए बात करोगे तो -1 आया हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे B3 के लिए डेट इज इक्वल टू -1/2, ये हमको B3 मिला। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखिए, तो 0 इक्वल टू C3 A3 तो हमको निकालना है, प्लस B3 -1/2, यही तो है, -3 ऑफ C3 कितना आ जाएगा -1, और ये आपका फिर आया -1, कितना हो जाएगा देखो, ये जो हमारे पास है -1/2, तो यहाँ पर देखिए -3 एंड -1 कितना हो जाएगा, ये -2। तो यहाँ पर A3 की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आएगी आपकी, देखो A3 -1/2, ये आपका -1/2, ठीक है, और ये -+3 -1 डेट इज +2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, -1/2 है, और ये आपका आ जाएगा +3 -1, तो ये आपका बनेगा +2। तो जब आप सॉल्व करोगे डेट इज इक्वल टू 0, तो A3 की वैल्यू आपको कितनी दिखेगी, यहाँ पर
तो 2 माइनस 1/2, तो ये आप देख सकते हो, ये आपको आएगा 3/2 यहाँ पर, ठीक है। 2 2 जा 4, तो ये आपका आएगा 3/2, तो A3 की वैल्यू आ रही है, कितना आ रहा है 3/2, और उधर ट्रांसफर होगा तो -3/2, ये हमको A3 की वैल्यू मिली। बस अब फिर से आप पाई 3 के पास आइए, और पाई 3 वाले टर्म्स में कहाँ पर रखोगे, ये वाले टर्म्स में रखोगे, तो फिर से आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर D की पावर A1, A3 कितना -3/2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया -3/2 इंटू जी की पावर हमारा क्या था B3 कितना है -1/2, तो ये आपका आ गया -1/2 इंटू, नेक्स्ट है हमारा रो की पावर क्या है C3 हमारा कितना है, डेट इज द -1, तो ये हमारे पास आ गया -1। तो यहाँ पे अगर मैं पाई 3 को लेके बात करूंगा तो ये हमारे पास पाई 3 इक्वल टू, सब निगेटिव में है तो सबको नीचे ही ले आओ, क्या करोगे, तो ये हमारे पास आया रो, यहाँ पे आप देखोगे तो D की पावर 3/2 इंटू जी की पावर आपको क्या दिखेगा 1/2। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास जो है ये पाई 3 आया हुआ है। तो अब देखिए हमारे पास पाई 1 आ गया, पाई 2 आ गया, पाई 3 आ गया। तो फाइनली मैं क्या बोला था, इसमें हमको रखना है, किस पे, इस फंक्शन पे। तो इस फंक्शन पे अगर आप रखेंगे तो अब मैं इसको रफ कर दूं, तो फाइनली देखिए इसको हम लोग रफ करते हैं और इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पे रखते हैं हमको, तो देखिए क्या मिलेगा हमें। तो ये हमारा पाई टर्म्स जो बनना था ये बन चुका है। अब हमको फाइनली इसमें रखना है, तो ये मान लीजिए अगर मैं 1 दे दूं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट ऑल वैल्यू ऑफ पाई, तो पाई रखोगे तो फंक्शन एफ ऑफ पाई 1 आपका आया हुआ है क्या, q डिवाइड बाई d की पावर 5/2 इंटू जी की पावर 1/2, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से पाई 2 के लिए बात करेंगे तो पाई 2 हमारे पास क्या आ जाएगा L/d, ठीक है। और पाई 3 के लिए बात करेंगे तो 1 डिवाइड बाई रो इंटू डी की पावर 3/2 इंटू जी की पावर 1/2, यही तो आया है, डेट इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिस टर्म्स में आपको ले जाना है। अब देखिए आपको निकालना क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप फॉर q इन टर्म्स ऑफ ऑल वेरिएबल। तो q वाले को बाहर कर दो, तो q वाले को बाहर करके देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और c1 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मतलब ये वाला जो टर्म्स है q डिवाइड बाई d की पावर 5/2 इंटू जी की पावर 1/2, ये तो आपका बाहर हो गया। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, फंक्शन ऑफ क्या बचा, एक आपको बचा L/d और दूसरा आपको क्या बचा 1 डिवाइड बाई रो इंटू डी की पावर 3/2 इंटू जी की पावर 1/2। यही आपको q निकालना है, तो q इक्वल टू आपको फंक्शन क्या मिल जाएगा, q इक्वल टू ये आपको ऊपर गया d की पावर देखो 5/2 इंटू जी की पावर 1/2 इंटू फंक्शन ऑफ ये आपको क्या मिलेगा L/d डिवाइड बाई 1 रो इंटू डी की पावर 3/2 इंटू जी की पावर 1/2, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आया हुआ है फ्रेंड्स, ये हमारे पास डिस्चार्ज है और इन टर्म्स ऑफ ऑल वेरिएबल, तो जैसा जैसा हमारा वेरिएशन है उसके अकॉर्डिंग। तो समझ में आया, ये हमारे पास बकिंघम पाई थ्योरम था, थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी है, सिमिलर प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को बार बार करना है, पाई 1 पाई 2 पाई 3। आप इसमें देखिए मेन जो कंफ्यूज होंगे वो कहाँ पर होंगे, जैसा हमने इस 3 टर्म्स 3 वेरिएबल को जो सेलेक्ट किया था ना इस चीज में, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप वेरिएबल को सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपका सेम क्वांटिटी सेम चीज को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। जैसे d आपका डायमेंशन है तो h भी आपका डायमेंशन है, तो d h में से आप एक ही सेलेक्ट करोगे क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमेंशन को। उसी तरीके से देखिए रो बोलिए या म्यू बोलिए, ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें से कोई एक ही प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी, सेलेक्ट होगी। तो ये हमारे पास था, दैट इज द फ्लूइड प्रॉपर्टी। और फ्लो होने के लिए ग्रेविटी एक्शन आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, फ्लो प्रॉपर्टी है। तो ये आप डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, अलग अलग तरीके का डिफरेंस है जिसके बारे में हमको लेके बात करना है। तो ये हमारे पास पाई 1 पाई 2 ये आपका सेलेक्ट हो गया, तब आप आगे आराम से बढ़ जाएंगे। तो पहला स्टेप था हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लेके आना, सेकेंड राइटिंग पाई टर्म्स के फॉर्म में, और कुल मिला के देखिए क्यू का हमारा इस फॉर्म में लाना था, और फाइनली हमारा जो एक्सप्रेशन मिला है
क्यू इक्वल टू इजी फॉर्मेट में मिला हुआ है। तो क्यू आपका जो भी फंक्शन था कैसा कैसा वेरी कर रहा है समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।